नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूजन के बारे में। कभी कभार पैरालिसिस पेशेंट के हाथ या पैर में हमें सूजन देखने को मिलती है और अक्सर पेशेंट उसको देख के घबरा जाते हैं। तो आपने उससे घबराना नहीं है। ये सूजन इसलिए आ रही होती है क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को हेल्प करती है चलने में। जब हम अपनी मांसपेशियों को हिलाते हैं तो हमारी मांसपेशियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, और जब ये फैलने और सिकुड़ने का काम होता है तो इनके बीच में से जाने वाली जो हमारी वेन्स होती हैं, जो कि खून हमारे हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं, तो उस पे अच्छा असर पड़ता है और जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ फैसिलेट हो पाता है। क्योंकि हमारी वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, ये वॉल्व्स जो होते हैं ये ब्लड को नीचे की तरफ जाने के लिए रोकते हैं। अगर ये वॉल्व्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगा और यहीं पर दिक्कत होनी शुरू होती है। अगर लकवे की वजह से आप अपनी मांसपेशियों को नहीं हिला पा रहे और इन मांसपेशियों के अंदर जो सिकुड़न है, फैलन है, ये नहीं हो पा रहा, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे खून में तरल पदार्थ होता है वो रिस्क के हमारे हाथ या पैर में भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस पेशेंट में कभी कभार स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो हमें पता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना चलने की वजह से हो रहा है, तो हमने अपने ब्लड सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करना होता है। तो आपने क्या करना है, आपको जो ऑयल दिया जाता है हमारी मेडिसिन के साथ, आपने उसको नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करनी है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि आपने मालिश करनी है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी शरीर के अंदर की तरफ अपने हाथ को लेकर आएंगे, जिससे हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट की तरफ जाए, क्योंकि वहां जाएगा वहीं से वो सर्कुलेट होगा। क्योंकि जो आप अपने हाथ में ये नीली नीली हरी हरी देखते हैं, वेन्स होती हैं ये, और ये हमारी वेन्स जो होती हैं ये हमारी स्किन की तरफ ऊपर की तरफ होती हैं। जब हम इनको फैसिलिटेट इस तरह से कर रहे हैं तो हम ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी वेन भी ब्लड को इसी तरफ लेके जा रही थी। तो इससे क्या होता है कि जो सूजन होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। दूसरा आसान तरीका पैर की सूजन निकालने का क्या होता है कि अपने पैर को थोड़ा सा उठा के रख लो, तो जो फ्लूइड होता है वहां से चला जाता है, मगर ये सही तरीका नहीं होता। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी मांसपेशियों को हिलाइए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज आप खुद करते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से करवाते हैं या फिर घर वाले किसी से भी करवाते हैं, तो मांसपेशियों की जो हमारी मूवमेंट है वो अच्छी होने की वजह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बेटर रहता है और सूजन जैसी दिक्कत हमें पैरालिसिस पेशेंट में देखने को नहीं मिलती। इससे घबराने वाली दिक्कत कुछ भी नहीं होता है, इससे कोई भी आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको सूजन मिल रही है तो अगर आपके पास ऑयल नहीं भी है तो भी अपने ब्लड सर्कुलेशन को फैसिलिटेट कीजिए, उसे थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी मांसपेशियों में जो गर्माहट जाएगी उससे मांसपेशियां नरम पड़ेंगी और उसमें मूवमेंट करना आसान होता चला जाएगा और सूजन जैसी दिक्कत आपको को नहीं देखने को मिलेगी। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले, उनकी वीडियोस देखें, तो अपना खुद ब खुद समझ जाएंगी कि किस तरह से आपने अपना ध्यान रखना होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल पे जितनी भी सारी वीडियोस हैं जो हमने बना रखी हैं इतने सालों में, एक एक करके सारी वीडियोस को देखें, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग में हेल्प की जाती है पैरालिसिस पेशेंट की। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं मोहनजीत सिंह जी। मोहन सिंह जी को लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था 6 महीने पहले और ये 1 महीना पहले हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग के सेंटर में आए थे। मोहनजीत जी, आपको 1 महीने पहले क्या कंडीशन थी आपकी? ये हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं हिलता था, बिल्कुल भी नहीं। कैसा, बिल्कुल लटका हुआ था? बिल्कुल ऐसे लमका हुआ था जैसे लाश होती है। आप उठाओ, ये दूसरा हाथ उठाओ। ये फर्क कितने टाइम में आया? ये फर्क वन मंथ में, 1 महीने के अंदर आपको आया। बाकी अपनी आपको बोलचाल में फर्क नजर आया होगी? बोलचाल में काफी फर्क है। पहले मतलब हकला के बोलता था बहुत ज्यादा, अब थोड़ी सी साफ हुई है। ठीक है, तो 1 महीने की दवाई से आप में इतना फर्क आ गया, तो कितना लगता है कि कितने % आपकी बॉडी के अंदर फर्क आ गया 1 महीने की दवाई? 1 महीने में 30 से 40% आ गया। 1 महीने के अंदर 40% तक आ गया। हाथ पूरा आपका उठने लग गया है, जान भी आ गई है हाथ में, जान भी आ गई है। तो कितना लगता है कितना टाइम में ठीक हो जाओगे? 2 से 3 महीने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? पैरालिसिस कैसे पता लगा था पैरालिसिस हुआ? क्या किया था आपने? बीपी हाई हो गया था मेरा, अटैक हुआ मेरे को। मैंने बाथरूम में था, मैं नीचे गिर गया। मैंने खड़े होने की कोशिश करी, वो फर्स्ट टाइम था, बंदे को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, पैरालाइज कोई चीज होती है। नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं होगा। तो मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा हाथ उठाऊं ये वाला लेफ्ट वाला तो उठता ही नहीं था। खड़े होने की कोशिश करूं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके, सामने टूटियां लगी थी तीन, उनको पकड़ के उठने की कोशिश करी, वो मतलब फिसल गई, मैं दोबारा नीचे गिर गया।
तो उसके बाद आपने इलाज करवाया था? इलाज मेरा चला था जी। कहाँ चला था? मेरा इलाज चला था पंजाब में। पंजाब में? पंजाब में कितने टाइम चला? वहाँ 25 दिन चला था। उसके बाद 4-5 महीने में चला होगा ना वो? हॉस्पिटल में चला था वो। ठीक है। उसके बाद महीने भर बाद मैं यहाँ आ गया दिल्ली। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली वापसी आ गया। उसके बाद मैंने वहाँ दिखाया जेबी पंथ में। जेबी पंथ में मेरे को 5 महीने मैंने वहाँ दिखाया। मेरे को कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो फर्क नहीं आया। और यहाँ 1 महीने में मेरे को गाड़ी बहुत तेजी से चलने लग गई। बहुत फर्क मिल रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए, अभी आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है 1 महीने के बाद? 1 महीने में हल्के से जकड़न है बस पैर के यहाँ ऊपर। सिर्फ जकड़न है। चलने में आराम आया पहले से? ठीक चल लेते हो पहले से? चलने में काफी फर्क है। बस थोड़ी सी वो जकड़न कूले में आपको जकड़न सी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, उसको इस महीने हम निकाल देंगे। बाकी जो मरीज होते हैं लकवे के, पैरालिसिस के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? एक बार ही जरूर आए साई संजीवनी में, डॉक्टर पुरु धवन जी से मिले। बिल्कुल आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, बिल्कुल ओके हो जाओगे। आप भी 2-3 महीने में ओके हो जाओगे। चलिए मोहनजीत जी, आपने सर परहेज क्या थे इलाज के साथ साथ? हाँ जी, परहेज किया था कुछ खाने पीने जो परहेज बताया था? पूरा परहेज किया? खट्टे का पूरा परहेज रखना है। खट्टे में टमाटर भी नहीं खाना, आम, अचार, ऐसी चीजें कोई चीज नहीं खानी, और तली हुई चीज नहीं खानी। अगर एक मरीज सही तरीके से अपना खाने पीने में परहेज कर लेता है, जो एक्सरसाइज बताई जाती है उसे प्रॉपर करता है, और जो मेडिसिन दी जाती है आपको साई संजीवनी से, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली उसको लेता है, कोई मिस नहीं करता, उन पेशेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं। अब मोहनजीत सिंह जी एक ऐसा केस है जिनके अंदर 30-40% इंप्रूवमेंट है 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ा जंप होती है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि दिक्कत आपके ब्रेन में आई होती है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको ठीक कर पाना, जिसके अंदर मेडिसिन पहुंचा पाना मुश्किल काम होता है। क्योंकि अभी आपको मोहनजीत सिंह ने बताया कि इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, जीबी पंथ का भी ट्रीटमेंट लिया और 5 महीने लिया, एक्सरसाइज भी की, बट कोई चेंजेस नहीं थे। मगर वहीं पर साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से, 1 महीने के ट्रीटमेंट से, उसी के 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर एक्सरसाइज प्रॉपर करने से इनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो हाथ पहले बिल्कुल डेड था, उठता नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, उसमें सडनली इतनी अच्छी मूवमेंट है कि ये ऐसे ऊपर ले जा पाते हैं, एक तरीके से काम कर पाते हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है, नेक्स्ट मंथ तक जहां तक है इनके हम पूरी फंक्शनिंग वापस लेकर आ जाएंगे। तो मैं मोहन जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। हाँ, बताइए। एक बार सर का यूट्यूब पे जो ये वीडियो बनाई है जरूर देखें, उससे बहुत आपको ताकत मिलेगी। जो बंदे छोड़ देते हैं ना जीने की चाह, उसको बहुत ताकत मिलेगी। चलिए मोहनजीत सिंह इनकी बात आपको अगर समझ में आए तभी दवाई लेना, बिल्कुल समझाते का तरीका। इनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई, जो इन्होंने कही थी अपने जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें, कि मैंने आपको हाथ पैर की दवाई नहीं देनी, मैंने आपको जहां आपकी मेन हरजाना हुआ, जो दिमाग में हरजाना हुआ, जो दिमाग में क्लोक हुआ है, उसकी दवाई देनी है। उसको ठीक करूंगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को इनकी बाकी मैं जहाँ भी मेडिसिन ले रहा था वो सिर्फ यही देते थे, एक बीपी की दवाई, एक कैल्शियम की, अपना सुबह शाम खाई जाओ। उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना, कुछ मेरे को बात समझ आ रही थी। कोई दवाई तो दे नहीं रही थे, तो कैसे ठीक हुआ मैं, मेरे में कैसे हाँ इसलिए हो पाता है ये चीज जो अभी मोहनजीत ने बताई, ये कॉमन चीज है, ये हर एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर ब्रेन के नुकसान को भरपाई करने की मेडिसिन नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स आपको नहीं दे पाते। एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्टिंग के इमरजेंसी केसेस के अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है, एकदम आया है और वो पहले 3-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसको एक इंजेक्शन होते हैं टीपीए का। वो टीपी का इंजेक्शन दिमाग के अंदर हो रहे नुकसान को काफी हद तक कंट्रोल में कर लेता है। अगर पेशेंट इस इंजेक्शन को लगवाने से चूक जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है कि वो पहचान ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, या हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लग जाता है, ऐसे केसेस के अंदर जो दिमाग के अंदर जो डैमेज है वो काफी हद तक
हो चुका होता है, उसको इंजेक्शन से रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं पर काम आता है साई संजीवनी की मेडिसिन। जो साई संजीवनी जो ट्रीटमेंट देता है वो एक ऐसी अप्रोच है जो हर एक डॉक्टर को रखनी चाहिए कि दिक्कत अगर आपकी ब्रेन में हुई है, ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, ब्रेन की टिश्यू को नुकसान पहुंचा है, तो ट्रीटमेंट भी ब्रेन का करे, ना कि आपके हाथ पैर का। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट में करते हैं वो अक्सर आपको मसल्स की मेडिसिन देते रहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोल देंगे, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोल देंगे, मगर वो इस बात से चूक जाते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपका सीटी स्कैन करवाया गया, आपका एमआरआई करवाया गया ब्रेन का, वो इसलिए करवाया गया क्योंकि दिक्कत जो थी आपके ब्रेन के अंदर थी, ना कि आपके हाथ पैर के अंदर। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है हमारे हाथ पैर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। किसी तरह का भी नुकसान अगर ब्रेन के अंदर आता है उसका असर हमारे हाथ पैर पे नजर आना शुरू होता है कि हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो अगर हर एक डॉक्टर ये अप्रोच लेके चलता है कि मैंने इसकी ब्रेन को ठीक करना है और इसकी मसल्स को ठीक रखना है एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, तो हर एक डॉक्टर के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हो जाएंगे। तो साई संजीवनी की हमेशा कोशिश यही रहती है हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर कि हम उसकी जड़ पे जाकर काम करें, पेशेंट की जड़ में जाके काम करते हैं, रोग की जड़ में जाके काम करते हैं, तो रिजल्ट्स हमें मोहन जी जैसे मिल जाते हैं। अगर कोई पेशेंट में 30-40% पहले महीने में रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं, अगर पेशेंट के अंदर हमें 10% भी रिजल्ट मानते लेके चलते हैं या इससे भी खराब मान के चलते हैं, तो भी पेशेंट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जाती है 4-5-6 मंथ्स के बाद। तो हर एक रिजल्ट को, हर एक केस को एक जैसा ना समझें, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आपके अंदर चेंजेस डेफिनेटली दिखने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट मंथ में। क्योंकि ये चेंजेस इतने छोटे लेवल पर होते हैं, इतने माइन्यूट लेवल पर होते हैं कि इनको जांच पाना, परख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक पेशेंट को जो साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको यही एडवाइस की जाती है कि अपनी वीडियो जरूर बनाओ, अपनी चलने की, हाथ उठाने की, बोलने की वीडियो जरूर बनाओ ट्रीटमेंट से पहले, और 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद फिर दोबारा से उसको बनाओ और उसे दोबारा खुद चला के देखो। अगर आपको अपनी ट्रीटमेंट के अंदर अपने चलने में, अपने बोलने में, अपने हाथ उठाने में फर्क नजर नहीं आता, आपको महसूस नहीं होती ताकत, आप अपने डॉक्टर को जरूर बताओ और साई संजीवनी के डॉक्टर्स को जरूर बताओ कि मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया और 1 महीने के अंदर मेरे अंदर रिजल्ट्स नजर नहीं आए। डॉक्टर्स उसके पीछे हिस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं कि क्या गलती आपसे हुई, क्या गलती हमसे हुई, क्या कमी दवाई में रह गई। तो उससे फायदा क्या होता है कि जो गलतियां हमने की हैं हमें उसे सुधार करने का मौका मिल जाता है, पेशेंट एंड पर भी, डॉक्टर के एंड पर भी और मेडिसिन के एंड पर भी। तो जब हम तीनों को अपनी कमियों को भरते हुए कोशिश करते हैं कि कोई भी कमी किसी से भी रह जाए उसको हम भरपाई करनी शुरू कर देते हैं। तो अगर मान लो पहले महीने के अंदर में रिजल्ट्स कम भी मिलते हैं तो दूसरे महीने में हमें वो कवर अप हो जाती है, तीसरे महीने में जाकर और अच्छे कवर अप हो जाते हैं। तो अगर आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमेशा अपनी एक चीज को हमेशा ध्यान रखें कि अपनी जो कंप्लेंट है, जेन्युइन कंप्लेंट्स, आप कभी कोशिश मत कीजिएगा कि अभी कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट बना के आप बोले। आप अपनी कंप्लेंट्स, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपको फोन करते हैं या आप उनको फोन करते हैं, उनको सही तरीके से बताएं, सही तरीके से आप बताएंगे, सही तरीके से समझाएंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ में जाकर हम काम कर पाएंगे। कोई कमी रह जाएगी उसको पूरा किया जाएगा। तो हम मोहन जी का धन्यवाद करते हैं आज हमें बेसिक मोटिवेशन देने का। थैंक यू, तो मेरे को आपका करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक पेशेंट हमारे लिए जरूरी होता है और पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को ये बता पाता है कि उसके अंदर कितना बदलाव है। अगर मैं ये बात मैं बोलूं कि मैं पेशेंट को ठीक कर देता हूँ वो अलग है, मगर एक जब पेशेंट कहता है कि मैंने इसमें सुधार किया, दूसरा पेशेंट उसको देखता है तो उसके अंदर आशा आती है। क्योंकि पैरालिसिस के जो मरीज होते हैं कई साल पुराने होते हैं। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 10 साल पुराने हैं, 17 साल पुराने हैं, उनके अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि अगर आप 1 साल पुरानी बीमारी है, आपको 6 महीने हुए थे, आपका सुधार जल्दी हुआ। अगर यही परेशानी आपको 2-3 साल पुरानी होती तो आप हिम्मत हार चुके होते। आपको लगता है कि दुनिया में कहीं इसका इलाज ही नहीं है, मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। अभी भी मैं हिम्मत हार ही चुका था। हाँ, तो अक्सर लोगों के अंदर यही होता है कि इसका इलाज तो है नहीं, तो लोग ये सोच के वहां पर हिम्मत हार कर जैसी अपनी कंडीशन होती है उसको अपना लेते हैं। मगर हमें क्या करना होता है, हमें उनके अंदर ताकत फूकनी होती है कि आप ठीक हो सकते हो, चल सकते हो, कर सकते हो। जब वो उनमें इच्छा होती है ठीक होने की तभी वो हो पाते हैं। इच्छा कब आती है? जब हम दूसरे मरीज को ठीक होते हुए देखते हैं कि वो मरीज ठीक हो रहा है। इच्छा तब आती है जब कोई मतलब गाइड करने वाला होता है, गाइड करने वाला होता है। दूसरा मरीज कहता है कि मैं ठीक हुआ था, तू भी ठीक हो जाएगा, तो एक इच्छा आती है, चल यार कोई बात नहीं, करके देखते हैं। तो एक इच्छा शक्ति लाने के लिए एक दूसरे मरीज से मिलना बहुत जरूरी होता है। और आज की डेट में तो नेट के जरिए हम एक मरीज से दूसरे मरीज से मिलना वैसे भी बहुत आसान है।
वैसे ठीक भी है। पैरालाइज का मरीज कहीं जा उठ तो सकता नहीं है, घर पे लेटे ही रहेगा, लेटे लेटे वीडियोस ही देखता है। तो मैं भी हिम्मत हार गया था। मैंने आपका जो वीडियो है वो मतलब देखा यूट्यूब पे, और बात मेरे को समझ में आ गई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मोहनजीत जी को अपनी बात समझ में आ गई, अपनी बीमारी समझ में आ गई कि उनके हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है, उनके दिमाग में क्लॉट आया था तो दिमाग का इलाज किया और उनका असर आपने खुद देखा कि मोहनजीत जी के जो हाथ में जो कल तक बिल्कुल डेड थे, 1 महीना पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, और इतनी फैंटास्टिक मूवमेंट आप खुद देख सकते हैं, कितने आराम से, कितनी इजीली उन्होंने अपना पूरा हाथ उठाया है। तो मोहनजीत जी का हम धन्यवाद करते हैं क्लिनिक में आकर दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो हिम्मत ना हारें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। ऊपर वाला है, मदद करेगा, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला ऊपर है, वो साथ देगा, और नीचे डॉक्टर साहब है, ये साथ देंगे। नहीं, हम सिर्फ दवाइयां देते हैं, ठीक ऊपर वाला ही करता है। ये बात हम भी जानते हैं, पेशेंट को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास कोई देवीय शक्ति नहीं है, जो करता है ऊपर वाला ही करता है। जिसने रोग दिया है वही हरता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे मांगूंगा। धन्यवाद।